क्या भारत को नए परिसीमन की जरूरत है? परिसीमन को लेके पूरे देश में चर्चा का बाजार गर्म है और 2026 के बाद जो संवैधानिक बाधा है 84th अमेंडमेंट के कारण वह बाधा भी खत्म हो जाएगा और नए परिसीमन के लिए सरकार स्वतंत्र हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या भारत को नए परिसीमन की आवश्यकता है? जो इसके समर्थन में जो तर्क हैं कि देश की जनसंख्या जो लास्ट परिसीमन जनसंख्या के आधार पे हुआ था वह 1971 की जनगणना पर आधारित था। 1971 के सेंसस पे परिसीमन 1973 में हुआ था। उसके बाद जो है देश की जनसंख्या में काफी वृद्धि हो गई है और देश की इस जनसंख्या वृद्धि के कारण संसदीय सीट हो या विधानसभा चुनाव क्षेत्र हो, सभी जगह मतदाताओं की संख्या का अनुपात जो है काफी बढ़ गया है। लेकिन जब हम यह बात कहते हैं कि संसदीय क्षेत्रों में और विधानसभा क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण मतदाताओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, तो एक तो यह समझिए कि यह वृद्धि एक समान नहीं है। किसी एक ही राज्य की भी बात कर लें, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या का अनुपात एक समान नहीं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि जो है प्राकृतिक कारणों से भी होती है और जनसंख्या वृद्धि के दूसरे कारण भी हैं, जैसे माइग्रेशन के कारण, शहरीकरण के कारण, जॉब अपॉर्चुनिटीज के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। तो जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्रों में या विधानसभा क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि एक समान नहीं हुई है। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जनसंख्या वृद्धि उस तरह हुई नहीं है और अब तो वहां जनसंख्या जो है नकारात्मक तरीके से नीचे जा रही, क्योंकि जनसंख्या 2.1 बर्थ रेट पे किसी भी देश समाज की जनसंख्या स्थिर हो जाती है। दक्षिण भारत में किसी भी राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2% भी नहीं है। सभी राज्यों की, दक्षिण के जो 5 राज्य हैं उनका जनसंख्या वृद्धि दर 2 से नीचे है। उनमें केरला सबसे ऊपर है। तो इन राज्यों में तो जनसंख्या जो है बढ़ने के बजाय जनसंख्या घट रही है। तो जनसंख्या के आधार पर यदि हम परिसीमन के तर्क को यदि समझें तो जनसंख्या वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में उस तरह जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई। तो भारत में जनसंख्या के आधार पे जनसंख्या कुछ राज्य विशेष की समस्या है। तो जनसंख्या वृद्धि के आधार पे परिसीमन किया ही जाए, यह तर्क यदि मान लिया जाए तो फिर यह तर्क भी मानना पड़ेगा कि जिन राज्यों की जनसंख्या नहीं बढ़ी उन्हें परिसीमन की जरूरत नहीं है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण परिसीमन हो, मतदाताओं और जनप्रतिनिधियों के बीच का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो मतदाताओं और जनप्रतिनिधियों के बीच का जो संतुलन है वो संतुलन कि मतदाता जो देश का नागरिक है, जो देश की संप्रभुता देश के नागरिक में निहित है, और उसके प्रतिनिधि जो सांसद और विधायकों के रूप में राज्य और संसद में जाके बैठते हैं, उनके बीच एक संतुलन होना चाहिए ताकि जनप्रतिनिधि जनसंख्या का उचित तरीके से प्रतिनिधित्व कर सके और जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद कायम रहे। यदि हम इस पॉइंट को डिस्कस करें तो क्या हमारे देश में जनप्रतिनिधियों का और जनता के बीच का संवाद है? आप भी आंसर जानते हैं कि जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच हमारे यहां संवाद नहीं है। जनप्रतिनिधि इंटरेस्ट ग्रुप या चुनावी जीत हार से जो संबंधित लोग होते हैं
उनके बीच ही मूव करते हैं। आम जनता के बीच, आम लोगों के बीच जनप्रतिनिधियों का कोई संवाद नहीं है, और आम आदमी भी जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद के लिए कोई प्रयास नहीं करता, और जनप्रतिनिधि भी इस दिशा में कोई पहल नहीं करते हैं। तो यह कहना कि परिसीमन से लोकतंत्र की मजबूती होगी, इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती का संबंध जो है लोकतंत्र के प्रभावी होने से है, जनप्रतिनिधियों के जनता के प्रति अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल होने से होता है। नंबर ऑफ एमपीज कितने होंगे, नंबर ऑफ एमएलएज कितने होंगे, इससे जो है देश, लोकतंत्र बेहतर हो जाएगा, लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा, यह बात जो है ना गले नहीं उतरता। और इस विषय में लोकतंत्र और जनता के बीच के जो संबंध है उस पर हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। रही बात जो विरोध है परिसीमन का, दक्षिण भारत का विरोध है, क्योंकि दक्षिण भारत का कहना है कि जो नए परिसीमन में लगभग 20 लाख की जनसंख्या का अनुपात शायद रखा जाएगा एक लोकसभा सीट के लिए। उस समीकरण से दक्षिण भारत के राज्यों के सीट बढ़ेंगे नहीं, और उनमें यदि वृद्धि भी होगी तो वो वृद्धि बहुत मामूली सी वृद्धि होगी। ज्यादातर केरला के तो सीट बढ़ेंगे ही नहीं। तो दक्षिण भारत से स्पष्ट रूप से विरोध का स्वर सामने आया है, और तमिलनाडु ने इस संदर्भ में जो है ऑल पार्टी मीटिंग में यह फैसला किया है, या उन्होंने यह कहा है कि हम जो है परिसीमन को स्वीकार नहीं करेंगे, परिसीमन को अगले 30 वर्षों के लिए टाल दिया जाए। इससे देश में जो राजनीतिक विभाजन सामने आ रहा है, जरूरत है कि देश को किसी राजनीतिक विभाजन के तरफ ले जाने के बजाय यदि परिसीमन से लोकतंत्र मजबूत होता हो, यदि यह लगता है कि परिसीमन हो जाएगा, सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी, तो लोकतंत्र इससे हमारा प्रभावी हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। यदि लोकतंत्र संख्या बल से प्रभावी होता है तो फिर निश्चित रूप से करना चाहिए परिसीमन। लेकिन यह बात आप सभी समझते हैं कि यह ऐसा संभव न होता है, न हो सकता है कि संख्या लोकतंत्र को प्रभावी कर सकता है, बल्कि राजनीतिक विभाजन की समस्या सामने आ जाएगी। और उस राजनीतिक विभाजन का रंग कहां तक जा सकता है हम सब जानते हैं। इतिहास के पन्नों में यदि हम झांकें तो भारत में साउथ इंडिया में एक ही राज्य था, मद्रास स्टेट, और उसी का हिस्सा, उसी से आज 5 राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलुगु भाषी लोगों ने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की। जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से भाषा के आधार पर नए राज्यों के निर्माण को जो है मना कर दिया कि भारत में जो है भाषा के आधार पे नए राज्यों का निर्माण नहीं किया जा सकता। परिणाम क्या हुआ कि भाषा के आधार पे अनशन पे बैठे एक नेता की मृत्यु हो गई, सीरे रामालू, और उससे जो है दंगे भड़क गए, और सरकार ने जल्दी से एक कमेटी का गठन किया, और उस कमेटी के बाद अंततः भारत में पहला तेलुगु भाषी क्षेत्र आंध्र प्रदेश बना। आज वह 2 हिस्सों में बट गया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो हमने भाषा के आधार पर राज्य बनाने से मना कर दिया, लेकिन जब राजनीतिक विभाजन देश के लिए समस्या बन गई तो हमने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग मान ली। तो राजनीतिक विभाजन देश में कई तरीके से हम पहले से ही इसका सामना कर रहे हैं। दक्षिण बनाम उत्तर का, उत्तर बनाम दक्षिण की एक नई राजनीतिक विभाजन से देश को बचना चाहिए। इसलिए देश को परिसीमन की जरूरत नहीं है, परिसीमन को टाला जा सकता है। आर्थिक बोझ एक अलग एंगल है कि हम परिसीमन के बाद जो सांसदों की संख्या, हमने नए लोकसभा का गठन तो कर दिया, नए लोकसभा में 800 जो है लोकसभा सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, और 750 प्लस जो है सांसदों की संख्या होने का अनुमान है नए परिसीमन में। जो 200 प्लस जो सांसदों की संख्या बढ़ेगी वह देश के लिए आर्थिक बोझ ही होगा, क्योंकि प्रत्येक सांसद को मिलने वाले वेतन, भत्ते और बाकी अन्य खर्चे जो हैं वो देश के लिए आर्थिक बोझ
का सामना करना पड़ेगा देश को। और राजनीतिक अस्थिरता भी जो है परिसीमन के बाद होगी, क्योंकि अभी संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्रों के साथ प्रशासनिक व्यवस्था एक तरह से जो है जुड़ी हुई है। अब जब नए संसदीय क्षेत्रों का गठन होगा तो प्रशासनिक तंत्र को उस नए चुनाव क्षेत्रों के साथ, संसदीय क्षेत्रों के साथ, विधानसभा के क्षेत्रों के साथ जो है फिर से सामंजस्य बनाना पड़ेगा। तो हमें एक राजनीतिक अस्थिरता का भी सामना करना पड़ेगा। तो क्या देश को नए परिसीमन की जरूरत है? मेरा मानना है कि अभी देश को परिसीमन की जरूरत नहीं है। वर्तमान में 543 जो लोकसभा के सांसद हैं वो देश के विचारों का, जनता के विचारों का, जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त संख्या है। संख्या के आधार पर लोकतंत्र को बेहतर करने का जो प्रयास है परिसीमन, वह अभी हमें अगले कुछ दशकों के लिए टाल देना चाहिए। आने वाले समय में जब उत्तर भारत में भी आर्थिक तंत्र बेहतर होगा, सामाजिक तंत्र बेहतर होगा, जाति और धर्म के आधार पर वोटिंग बंद होगी, हम फिर सोचेंगे नए परिसीमन की। थैंक यू।